नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही पावरफुल कहानी पहलवान की ढोलक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पहलवान के उत्थान और पतन की नहीं है, बल्कि ये कला, समाज और बदलते हुए वक्त की कहानी है। अच्छा, तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम लेखक को जानेंगे, फिर कहानी का एक क्विक समरी देखेंगे। उसके बाद लुट्टन और उसकी ढोलक के रिश्ते की गहराई में उतरेंगे, कहानी के मेन पॉइंट्स को पकड़ेंगे और हाँ, एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी खास ध्यान देंगे और आखिर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके कहानीकार को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महान फणीश्वर नाथ रेणु की। जानते हैं, रेणु जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी बहुत एक्टिव थे और उनके यही अनुभव उनकी कहानियों में झलकते हैं, जहां समाज की सच्चाई, उसकी कड़वाहट सब कुछ उभर कर सामने आ जाता है। रेणु जी की सबसे खास बात है आंचलिकता। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कहानी का हीरो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा इलाका, एक अंचल बन जाता है। वहां की बोली, वहां के लोग, वहां का रहन सहन, सब कुछ। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने फेमस नॉवल मैला आंचल से की थी। तो लेखक के बारे में जानने के बाद अब कहानी पर आते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कहानी के प्लॉट पर, ताकि सारी घटनाएं हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो ये टाइमलाइन लुट्टन सिंह की पूरी जिंदगी का उतार चढ़ाव दिखाती है। एक अनाथ लड़के से राज दरबार का पहलवान बनना और फिर व्यवस्था के बदलते ही एक गुमनाम मौत मरना। ये सिर्फ लुट्टन की नहीं, बल्कि उस दौर की लोक कला की भी त्रासदी है। और अब आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल पर, उसके केंद्र में। लुट्टन और उसकी ढोलक का जो रिश्ता है वो कोई मामूली रिश्ता नहीं है। ये ढोलक सिर्फ एक साज नहीं, इस कहानी की आत्मा है। लुट्टन के लिए ढोलक क्या थी? वो उसका गुरु थी, उसकी हिम्मत थी, उसकी आवाज थी। खासकर तब जब पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब वो मशहूर पहलवान चांद सिंह से लड़ रहा था, तब ढोलक की हर थाप उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन थी। चट धा गिड़ धा मतलब आजा, भिड़ जा। चटाक चट धा मतलब उठा के पटक दे। ढोलक उसे दांवपेच सिखा रही थी। और सोचिए, जब गांव में महामारी फैली थी, मौत का सन्नाटा था, तब भी लुट्टन की ढोलक की आवाज गूंजती थी। वो आवाज एक तरह से संजीवनी शक्ति थी, जो मरते हुए लोगों को जिंदा रहने की हिम्मत दे रही थी। तो ढोलक का ये सिंबल हमें कहानी के मेन थीम्स तक ले जाता है। और यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में सवाल यहीं से बनते हैं। कहानी का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो है व्यवस्था का बदलना। एक तरफ पुराने राजा साहब थे, जिन्हें कुश्ती जैसी लोक कला की कद्र थी, और दूसरी तरफ विलायत से पढ़कर आया नया राजकुमार, जिसे कुश्ती नहीं, हॉर्स रेसिंग में मजा आता था। और इसी बदलाव ने लुट्टन जैसे कलाकार को इररिलेवेंट बना दिया। और ये एक लाइन, ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, पूरी कहानी का निचोड़ है। ये पारंपरिक गांव वाले भारत और मॉडर्न पश्चिमी सोच वाले इंडिया के टकराव का प्रतीक है। तो मुख्य विषय क्या हुए? लोक कला की कद्र न होना, एक कलाकार का बेसहारा हो जाना, भूख और बीमारी की भयंकर सच्चाई, और इन सब के बावजूद मौत पर जीने की इच्छा की जीत। ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में जरूर लिखने हैं। चलिए अब कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें देखते हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगी। इन्हें आप सीधे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अपने जवाबों में इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें। आंचलिकता, व्यवस्था परिवर्तन, लोक कला, जिजीविषा, अप्रासंगिक। इनसे पता चलता है कि आपको चैप्टर की गहरी समझ है। राजा साहब का ये डायलॉग याद है? जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति के सम्मान का प्रतीक थी। और वो पल सोचिए, जब लुट्टन के दोनों बेटे भी महामारी में मर जाते हैं। वो एक आंसू नहीं बहाता और खुद उनके शवों को नदी में बहा आता है। ये घटना लुट्टन के कैरेक्टर की चट्टान जैसी मजबूती को दिखाती है। तो चलिए अब जल्दी से सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, रेणु जी और आंचलिकता। दूसरा, भारत और इंडिया का संघर्ष। और तीसरा, ढोलक, जो कलाकार की आत्मा और जिजीविषा का प्रतीक है। ये क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है।
और आखिर में कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कला को जिंदा रहने के लिए हमेशा किसी पेट्रन, किसी व्यवस्था की जरूरत होती है, या कला का अपना एक स्वतंत्र मूल्य भी है? ये सवाल तब भी रेलेवेंट था और आज भी है। इस पर जरूर सोचिएगा।